गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो जिसके अंदर जो पहली हाइपोथेसिस थी, एक सिद्धांत दिया था, वह सिद्धांत J.D. सायरे के द्वारा दिया गया। J.D. सायरे ने क्या बताया था कि स्टार्च और मड आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, जिनकी वजह से जो स्टोमेटा हैं वे खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। दिन के समय खुल जाते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। J.D. सायरे ने स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस या स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, J.D. सायरे के द्वारा जो हाइपोथेसिस दी गई, उसकी आलोचना किसने की? स्टीवर्ड ने की। एक दूसरा साइंटिस्ट था स्टीवर्ड, इसको क्या लिखते हैं अपने? स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। स्टीवर्ड हाइपोथेसिस यह बोलती है कि J.D. सायरे के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया स्टार्च मड इंटरकन्वर्जन थ्योरी, उसने J.D. सायरे ने इसकी आलोचना की। J.D. सायरे ने यह बताया कि जो स्टार्च और शुगर आपस में इंटरचेंज होते हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर में अंतर होता है, ठीक है। तो J.D. सायरे ने यह बताया कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, यह ऑस्मोटिक प्रेशर को इस हद तक परिवर्तित नहीं कर सकता कि स्टोमेटा ओपन हो जाए। तो बच्चों, स्टोमेटा को ओपन होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वह जो एनर्जी है वह ATP के रूप में यूज होती है, ठीक है। ATP के रूप में यूज होती है, और वह किससे प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? रेस्पिरेशन से। श्वसन के दौरान जब रेस्पिरेशन होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो एनर्जी निकलती है, ठीक है, और ATP के रूप में वह एनर्जी उपयोग में ली जाती है, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है वे ओपन हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं, और यही क्या कहलाती है? स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। चलो, स्टीवर्ड हाइपोथेसिस ने, स्टीवर्ड जो साइंटिस्ट था, इसने एक अवधारणा दी, एक सिद्धांत दिया 1964 के अंदर, जिसको बोलते हैं स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। बच्चों, स्टीवर्ड ने यह बताया कि जो स्टार्च है वह दिन के समय में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। बच्चों, जो स्टार्च है, मड है, दिन के समय में दिन के समय में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज क्यों हो जाता है? वही बात इसमें कि दिन के समय जैसे ही दिन निकलेगा, दिन के समय जो प्लांट बॉडी की जो लीव्स हैं वे क्या काम करती है? फोटोसिंथेसिस का काम करती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान फूड की फॉर्मेशन होती है, भोजन का निर्माण होता है, और भोजन के जो रॉ मटेरियल हैं वो क्या है? वाटर एंड CO2। तो CO2 का यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में उपभोग होता है, ठीक है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर CO2 का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपभोग होने के कारण स्टोमेटल कैविटी के अंदर CO2 की मात्रा घटने लगती है। तो जैसे जैसे CO2 की मात्रा घटने लगती है, pH इसका बढ़ता जाता है, और pH जैसे जैसे इसका बढ़ता जाता है, एक एंजाइम जो कि पहले से ही इसमें प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिलेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, और इसका काम क्या है? स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलना। एंजाइम फॉस्फोरिलेज जो कि pH 7 पर एक्टिवेट हो जाता है, एंजाइम यह क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। बच्चों, अब यहाँ पर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर मैंने डबल एरो लगाया है, इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो सकता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो सकता है। ये दोनों, इन दोनों का इंटरकन्वर्जन चलता रहता है, एक दूसरे में ये रूपांतरित होते रहते हैं। तो यहाँ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की हेल्प से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, और यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम
फॉस्फेटेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम फॉस्फेटेज की उपस्थिति में ग्लूकोज एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है। बच्चों ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर आपको मालूम है कि वाटर में सोल्यूबल है, जल में घुलनशील है, और जल के अंदर जैसे जैसे ग्लूकोज की मात्रा जल के अंदर घुलेगी तो यहाँ पर जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा, उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, उसकी डीपीडी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ गया, डीपीडी बढ़ गई, तो पास वाली सेल से जो वाटर है ऑटोमेटिक गार्ड सेल के अंदर आ जाएगा, और जैसे ही गार्ड सेल के अंदर वाटर की एंट्री स्टार्ट होगी तो गार्ड सेल फूलना स्टार्ट हो जाती है, उसका टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो फूलना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही फूलेगी उसकी जो गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है, बाहरी भित्ति है, वो थिन एंड इलास्टिक होने की वजह से बाहर की तरफ तनेगी, बाहर की तरफ खींचेगी, और अंदर वाली जो भित्ति है गार्ड सेल की वो क्या है, मोटी भित्ति वाली होती है और नॉन इलास्टिक होती है, तो वो उसको बाहर की तरफ खींचेगी, और जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है वे ओपन हो जाते हैं। तो गार्ड सेल के अंदर वाटर के एंट्री होने की वजह से वो टर्गिड हो जाते हैं, स्पीत अवस्था में आ जाते हैं, फूल जाते हैं। जैसे अपने हवा से माउथ की हवा से जैसे बैलून को फुलाते हैं, तो वैसे गार्ड सेल वाटर की एंट्री की वजह से फूल जाते हैं, तन जाते हैं, इसको बोलते हैं स्फीत अवस्था, टर्गिडिटी। तो बच्चों रंध्र क्या है, स्टोमेटा क्या है, ओपन हो जाते हैं। ठीक है। अब नाइट में क्या होता है, यहाँ पर आप देखो नाइट में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों टाइम चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, वह केवल दिन के समय ही होता है। तो बच्चों रात के समय फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है, भोजन का निर्माण बंद हो जाता है। तो भोजन का निर्माण बंद होगा तो ऑटोमेटिक CO2 को जो कंज्यूम कर रही थी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, तो बच्चों यह रिएक्शन बंद होने की वजह से जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ पर CO2 की मात्रा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़नी स्टार्ट होगी तो इसमें क्या है, जो एंजाइम pH है, CO2 की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी तो pH डाउन होता जाएगा, pH भी डाउन होता जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये देखो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एनर्जी, देखो ATP यहाँ एनर्जी का भी उपभोग हो रहा है, और साथ में एक हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। और अब इसमें क्या होगा बच्चों, CO2 की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी pH डाउन होता जाएगा, pH डाउन होता जाएगा, तो फिर इसमें क्या है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापिस किस में चेंज हो जाएगा, स्टार्च के अंदर चेंज हो जाता है। और स्टार्च यहाँ क्या है, वाटर के अंदर क्या है, नॉन सॉल्यूबल है, अघुलनशील है, वाटर के अंदर ये घुलता नहीं, जिसकी वजह से वाटर क्या है, तनु हो जाता है, उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी डाउन हो जाती है। तो बच्चों ऑटोमेटिक क्या है, गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर भी डाउन हो जाएगा, डीपीडी भी डाउन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, स्टार्च की वजह से। क्यों, क्योंकि स्टार्च वाटर के अंदर नॉन सॉल्यूबल है, अघुलनशील है। तो वाटर क्या करेगा, ऑटोमेटिक गार्ड सेल से अपनी पड़ोसी वाली सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा, यानी गार्ड सेल से वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल रिक्त हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि वाटर का विड्रॉल हो गया, वाटर बाहर निकल गया, और गार्ड सेल रिक्त होने की वजह से वो क्या फ्लैसिड हो जाती हैं, कुंचित हो जाती हैं, पिचक जाती हैं। ठीक है, और फ्लैसिड होने की वजह से गार्ड सेल की जो भित्तियां हैं वे अपनी पूर्व कंडीशन में, पूर्व स्थिति में आ जाती हैं, और जो स्टोमेटा है वे क्लोज हो जाते हैं। तो बच्चों ये था, इसको बोलते हैं स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे वो इससे थोड़ा हटकर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है।